अगर आप क्लास 9th में हैं और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आ गई हूँ अनुशाला पर एक ऐसा वीडियो जहां पर हम जानेंगे कि आप एक एसएसटी के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मस्ट नो टॉपिक्स कौन से हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अनुशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक आंसर राइटिंग टिप मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके हमने कुछ टॉपिक डिवाइड कर दिए हैं, उनके हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले देखो कॉजेस। इकोनॉमिक क्राइसिस थे, सोशल इनइक्वालिटी थी और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे। जब आप इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लेन कैसे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर करना है। टैक्सेस के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। एस्टेट सिस्टम क्या था, कौन से एस्टेट में कौन सी क्लास बिलोंग कर रही थी, और नेशनल असेंबली क्या थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन किंग की पावर बहुत ज्यादा थी, एक्सेस पावर थी, और थर्ड एस्टेट के पास कोई भी पावर नहीं थी, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इस पार्ट से लॉन्ग आंसर आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो इस पार्ट को वैसे ही प्रिपेयर करना, ठीक है, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में प्रिपेयर करना। देन इवेंट्स की अगर बात करें तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट है, बेस्टिल डिमोलिशन और रीन ऑफ टेरर। ठीक है, इन दोनों से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो फिर हो सकता है कि ये आपसे एमसीक्यू में कुछ पूछ ले। ठीक है। देन आउटकम्स, एंड ऑफ मोनार्की एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। राइट्स वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगेन यहाँ से लॉन्ग आंसर बनता नहीं है, तो शॉर्ट आंसर के हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे। देन सेकेंड चैप्टर, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इसमें भी अगेन कॉजेस देखने ज्यादा जरूरी है, और यहां से ही लॉन्ग आंसर बनता है। इकोनॉमिक कॉजेस अगर आप देखें तो फूड शॉर्टेज थी, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, ये सारा कुछ आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। ध्यान रखें, अगर आप अनुशाला से जुड़े हुए हैं या आपने कभी भी मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा कहती हूँ लॉन्ग आंसर्स को आपको लिखना है पॉइंट्स में। ठीक है, तो पॉइंट्स की सब हेडिंग्स ये होंगी और उनके अंदर आप डिटेल्स लिखेंगे, तभी आपको लॉन्ग आंसर्स में अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। देन पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, जार की ऑटोक्रेसी थी। ठीक है, जार निकोलस टू जो थे उनकी ऑटोक्रेसी चल रही थी, और ब्लडी संडे नाम का एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, इसको भी आप इवेंट्स में काउंट कर सकते हैं। देन सोशल कॉजेस क्या थे, क्लास इनइक्वालिटी थी, पीजेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे, है ना। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था कि वहां पर कौन ज्यादा परेशान थे, वर्कर्स। तो यहाँ पर रशिया में पीजेंट्स ज्यादा परेशान थे, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देन वर्ल्ड वॉर 1 में काफी ज्यादा लॉस हुआ रशिया को, कैसे उनकी आर्मी हारती है ये भी आपको मेंशन करना है। मेन ऊपर के तीन है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेस। अगर आप सीक्वेंस में भी लिखते हैं तो ये तीन पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे। डन। देन इवेंट्स, फेब्रुवरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन, और एक और हमने देखा था यहाँ पर ब्लडी संडे। असल में इनसे 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा लॉन्ग फॉर्मेट के आंसर्स यहाँ से बनेंगे नहीं, तो इनको वैसे ही प्रिपेयर करें। और हाँ, एक चीज और, इनकी डेट्स या ईयर्स जो होते हैं उनको एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि एमसीक्यू में चांसेस हैं ऐसे सवाल पूछे जाने के। देन लीडर्स के बारे में अगर बात करें तो दो मेन लीडर सामने आते हैं हमारे पास, कार्ल मार्क्स एंड लेनिन। इनकी आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर लेनिन जो है वो एक अप्रैल थीसिस देते हैं जिसमें 3 पॉइंट थे। ठीक है ना, तो वो भी 3 मार्क्स में आ सकता है या 2 मार्क्स में आ सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ हमारे पास एक और कौन से लीडर थे, जार जार निकोलस टू। ठीक है, हालांकि इनके बारे में कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, पर इन दोनों को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे आप। आउटकम्स देखें तो भाई एंड ऑफ मोनार्की हुआ था, और इंस्पिरेशन फॉर अदर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट निकल के आया था, सोशलिज्म। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सोशलिज्म क्या है, मतलब इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला आपसे जा सकता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ढंग से पढ़े, इसको समझें अच्छे से। ठीक है, और आई वुड सजेस्ट कि आप इसको आंसर लिख के ही देख लेना, प्रैक्टिस करके जाना। राइट, चलो थर्ड चैप्टर पे आते हैं, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। वर्ल्ड वॉर 1 के समय हिटलर जो थे वो आर्मी में थे। क्या हुआ, किसे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए और उन्होंने पावर में आने का सोचा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर भी बन सकता है, शॉर्ट आंसर भी बन सकता है, और हो सकता है कि इससे कुछ एमसीक्यू में भी पूछ डाले, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स किसी भी हालत में मिस करके नहीं जाना है। देन नाजी आइडियोलॉजी, रेशियल सुपीरियोरिटी थी। ठीक है, जो प्योर जर्मन्स थे, आर्यंस थे, उनको ज्यादा सुपीरियर माना जाता था, उसका ध्यान रखेंगे। एंटी ज्यू एक्शंस थे कुछ, राइट। देन कल्ट ऑफ मदरहुड और यूथ एंड एजुकेशन, ये सारा कुछ जो है, मतलब इनसे जुड़े हुए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हो रही थी वो सब आपको पता रखना है। ठीक है, गैस चैम्बर्स जो थे या कंसंट्रेशन कैंप्स जो थे उनके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, मतलब कि
आपसे कोई एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें ही आपको ये सारी चीजों को अच्छे से जमाना है। ठीक है, तो आप इनको सब हेडिंग्स के अंदर अच्छे से अरेंज करना सीख लें। देन इल मेथड्स एंड होलोकॉस्ट, मतलब वही गैस चैम्बर्स थे, ठीक है, जो शावर हेड्स लगाए जाते थे, उन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और होलोकास्ट क्या था, ठीक है, इसके साथ एक और जो था मीडिया, ठीक है, कैसे मीडिया ने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक इसमें छोटी सी और चीज आती है, हेलमेट की कहानी। ठीक है, लॉन्ग आंसर नहीं पूछेगा, एमसीक्यू में हो सकता है एक आध सवाल उससे डाल दे कि उसके फादर ने क्यों सुसाइड अटेम्प्ट किया था। डन। सो वी आर डन विथ हिस्ट्री। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में इंडिया साइज एंड लोकेशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको एक्सप्लेनेशन वाली बात है ही नहीं। कोऑर्डिनेट्स ध्यान रखेंगे, लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एमसीक्यू में पूछ लेगा, और अगर नहीं बता पाए, जरा भी यहाँ वहां मिस करा, तो ये पूरा गलत हो जाएगा, तो इसको तो आप भाई रट के ही जाएंगे। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, और कौन कौन से स्टेट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पता होना चाहिए। एमसीक्यू में ज्यादातर यही पूछा जाता है, और हो सकता है कि यही चीज आपको मैप में मार्क करने के लिए दे दे, तो प्रैक्टिस मैप में ही करना और ढंग से याद कर लेना। स्टैंडर्ड मेरिडियन के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है आपको मैप में मार्क करने के लिए कह दे, राइट। देन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर हिमालयाज के बारे में देखते हैं। हिमालयाज कैसे माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन्स है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। लेकिन ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन क्या है हिमालय का, और नॉर्थ टू साउथ डिवीजन क्या है हिमालयाज का, इसके लिए आपको लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, और हो सकता है कि आपको ये लॉन्ग आंसर आए तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें और डायग्राम बना देंगे, तो ये आपके आंसर को एज देगा। ज्योग्राफी में ध्यान रखें, जहां पर भी पॉसिबल हो डायग्राम्स बनाकर ही, ठीक है। चलो, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं। फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका भी ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन क्या है, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आए तो आप डायग्राम बनाकर जरूर से आएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर एक और जो आपका नॉर्थ टू साउथ डिवीजन होता है, ठीक है, भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये जो चार लेयर्स होती हैं, अगर आपसे इसका डायग्राम पूछ लिया जाए तो भी आप बनाकर आएंगे। सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सा है, सबसे कम फर्टाइल कौन सा है, न्यू एलुवियल, ओल्ड एलुवियल, इन सब से आपको ट्रिक किया जा सकता है एमसीक्यूज में, राइट। देन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे, तो ये मिनरल रिच एरिया होता है हमारा, हम जानते हैं। और रिवर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, कि कौन सी रिवर्स यहाँ से फ्लो हो रही है। देन कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा सिंपल कंसेप्ट ये है, आप इस तरीके से एक डायग्राम बनाएं, यहाँ पर दोनों घाट्स को मेंशन करें, कौन से एरिया में कौन सा नाम अलग अलग चलता है स्टेट वाइज, वो आपको पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। लेकिन मैप में पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे मैप में बस इतना पूछ ले कि भाई कोरोमंडल कोस्ट को आप मार्क करो, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ठीक है। आइलैंड्स, आइलैंड्स के बारे में अगर बात करें तो दो ही आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे पास, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सा बे ऑफ बंगाल में है, कौन सा अरेबियन सी में है, और इनकी कैपिटल्स क्या है, ठीक है। दिस मच इज सफिशियंट। बात करते हैं ड्रेनेज की। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स दो ही कंसेप्ट है, इसमें आपको हर रिवर का ओरिजिन, ठीक है, वो एंड कहाँ पर हो रही है, उसका नेचर क्या है, मतलब पेरिनियल है, पेनिनसुलर है, या सीजनल है, कैसे फ्लो कर रही है, ठीक है। और साथ में डेल्टास बना रही है अगर, ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा इसमें एक टॉपिक आ जाता है, तो उसके बारे में डिटेल पढ़े। माजुली आइलैंड के बारे में बताया जाएगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं सिविक्स की। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, फर्स्ट चैप्टर है। इलेक्शंस क्या है, उसके फीचर ध्यान रखेंगे। रूल ऑफ लॉ के बारे में समझेंगे, हो सकता है कि आपसे 2 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। देन राइट्स के बारे में ध्यान रखेंगे, कि राइट टू वोट हमारे पास है ना। इक्वालिटी के बारे में ध्यान रखेंगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपसे पूछे जा सकते हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है, तो ये आप टेबल फॉर्मेट में याद रखें। और हो सकता है कि अगर ये 4 या 5 मार्क्स में है तो इसको मेंशन भी आपको वैसे ही करना है टेबल फॉर्मेट में। और चैलेंजेस, ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में चैलेंजेस वो पूछ ही लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की। हिस्ट्री ऑफ मेकिंग सबसे पहले आती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं याद करने हैं, लेकिन जैसे B.R. अम्बेडकर हैं, उनके बारे में आप जाने। देन इसके बाद आपका जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि प्रियम्बल के वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन या मीनिंग आपसे
एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि वो आपको प्रियम्बल, हालांकि पूछता नहीं है 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में ज्यादा फोकस करता है प्रियम्बल। ठीक है, तो इसके वर्ड सारे जैसे सोवरेनिटी है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब पूछा जा सकता है, और प्रियम्बल में आपको एक डेट दी गई है, उसको आपको ध्यान में रखना है। देन फीचर्स की बात करते हैं। फेडरलिज्म क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये अच्छे से समझ लेंगे आप। और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वैसे 5th चैप्टर में ज्यादा डिटेल दिया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनका नेचर क्या है। ठीक है, क्या वो एब्सोल्यूट है, क्या उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, कितने हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शन कमीशन के बारे में ध्यान रखेंगे, कितने मेंबर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इसको वो डिस्क्राइब करने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है कि एमसीक्यू में समझा दें और बोले कि बताओ ये किस चीज को हमने एक्सप्लेन किया है। राइट। देन ईवीएम मशीन्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वीवीपैट क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में एक नॉलेज आपको होना चाहिए। मेथड क्या है, इलेक्शन कैसे हो रहा है भाई, लोकसभा का इलेक्शन कैसे हो रहा है, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एमपीज क्या होते हैं, एमएलएस क्या होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। वोटर लिस्ट क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, ईपीआईसी क्या है, राइट, इसका फुल फॉर्म, ये जो है इनके फुल फॉर्म जरूर से याद कर लेना, वरना बेकार में एमसीक्यूज में आपके जो है मार्क्स इसमें कट सकते हैं। ठीक है, देन लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, इकोनॉमिक्स। सॉरी, पीपल एज रिसोर्स, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो पालमपुर है वो एग्जाम में पूछता नहीं है, तो सेकंड चैप्टर देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक, कैपिटल कितने टाइप का होता है, क्या होता है, एसेट में गिनते हैं, लाइबिलिटी में गिनते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। एसेट और लाइबिलिटीज अलग अलग क्या होते हैं, एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है। राइट। देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। कैसे पीपल को हम ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनाते हैं, लोगों को, पॉपुलेशन को, ये दो तरीके से, एजुकेशन और हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट देकर। ठीक है, पर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है इसकी डेफिनेशन जरूर याद रखें। ठीक है, विल और कैपेबिलिटी और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या है, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट, ये सब जो है आपको मालूम होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। देन पॉवर्टी एज अ चैलेंज, सबसे पहले तो भाई पॉवर्टी क्या होती है, इसकी एक स्टेटमेंट, एक डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, पॉवर्टी लाइन क्या है, एपीएल्स कौन होते हैं, ठीक है, अब पॉवर्टी लाइन कौन है, बीपीएल कौन है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन कॉजेज क्या है भाई पॉवर्टी के, अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी, ये दोनों कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये आप लिख कर जरूर देखें। राइट। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, इस चैप्टर का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चाहे वो एमजी नरेगा हो या पीडीएस हो, दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे। इनका ईयर कौन सा है, मतलब किस साल इनको अप्लाई किया गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इनके अंदर के जो कुछ पॉइंट्स है कि भाई कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट देते हैं क्या, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी वाला पार्ट आता है, लेकिन सिर्फ इसी चैप्टर के कंटेंट से, 4th चैप्टर से नहीं आएगा। राइट। तो ये हो गए आपके सारे चैप्टर्स जितने मुझे लगा कि हाफ ईयरली में आ सकते हैं। नॉर्मल जो होता है, जितने भी स्कूल्स होते हैं वो हाफ ईयरली में इतना ही देते हैं। अगर इसके अलावा इस वीडियो में कोई ऐसा चैप्टर जिसके बारे में मैंने नहीं बताया और आपके सिलेबस में है, तो जल्दी से कमेंट करें और मैं उसके बारे में आपको वहां पर बता दूंगी। राइट। एज आई प्रॉमिस्ड वीडियो की स्टार्टिंग में कि लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि एक आंसर राइटिंग टिप है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आंसर लिखने का जो तरीका है, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स, क्योंकि यहीं पर हमारे मार्क्स सबसे ज्यादा गायब होते हैं। ठीक है, ये 5 मार्क्स के होते हैं, कहीं कहीं पर अगर फॉर्मेट डिफर करता है तो 4 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाना है। एक इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, कि किस बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में कम 2 लाइन या 3 लाइन लिख दे। देन बॉडी, ये आपका मेन पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखें कि आपसे कॉजेज पूछ रहे हैं तो आप पॉइंट बना के लिख दीजिए, आपसे रिजल्ट्स पूछा जा रहा है तो आप वहां पर बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप पूरा कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं तो लास्ट में बिना कंक्लूजन के छोड़ो मत, एक क्लोजर दो। ठीक है, कंक्लूजन अगर आप देते हैं तो वो भी छोटा होना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन छोटा होता है वैसे ही कंक्लूजन छोटा होता है। ज्यादा चीजें कहाँ लिखनी है, बॉडी में, और यहाँ पर ही पॉइंट्स में लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते हैं।
राइट। लेकिन बॉडी जो है वो पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें अगर क्वेश्चन डिमांड करता है तो। और अगर आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, चाहे आप यहाँ दे दें या फिर कंक्लूजन में दे दें, तो बहुत ही अच्छा है। डायग्राम बनना है तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बॉडी के बाद आप डायग्राम बना दो और फिर एक लाइन में कंक्लूजन लिख दो अगर डिमांड है क्वेश्चन की तो। ऐसे करने से आपका जो टोटल आंसर है उसको काफी अच्छी एज मिलेगी, और टीचर अगर आपने अच्छा आंसर लिखा है तो मार्क्स काटने के चांसेस कम रखेंगे। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ में अनुशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।